नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ मेले के रेलवे ब्रिज के नीचे टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण भयानक आग लग गई। देखते ही देखते टेंट धूं धूं कर जलने लगा। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 100 से ज्यादा शिविरों को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीएम के साथ साथ डीआईजी, एडीजी, डीएम भी घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अग्निकांड का जायजा लिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत कर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। साथ ही सीएम ने तमाम अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सूचना मिली कि ऐसे एक सिलेंडर फटने से सेक्टर 19 में जो है आग लगी है। तत्कालिक 3 मिनट में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज के और साथ में एसडीआरएफ के, उत्तर प्रदेश पुलिस के, फायर सर्विसेज और डिजास्टर वो इमरजेंसी सर्विसेज के सभी लोग जो है हम मौके पहुंच गए। मौके पहुंचने के बाद से स्वयंसेवी संस्थान को भी किया गया और उसके बाद सर्वप्रथम लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया। इवैक्यूएट करने के बाद से यहाँ से स्थल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। खाली करने के बाद से जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तत्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। कि जो हमारे एनडीआरएफ के दस्ते थे और अग्निशमन दस्ते थे, उन्होंने आपस में मिलके बहुत अच्छा काम किया और आग को बहुत ही कम से कम समय में अपनी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। हमारे जो दस्ते थे उन्होंने रास्ता बनाया, जहां पर आपने देखा टीन की जो शीट्स थी उनको काटा, उनको हटाया, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं कि रास्ते में कहीं ऐसे लकड़ी है, कोई बल्ली है, पिलाई है, तो उसको तुरंत काट कर रास्ता बनाया, जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो तुरंत अपनी पानी की बौछार या जो उनके पास अन्य सामग्री है वो जल्दी से जल्दी वहां पहुंचाकर अपनी कार्रवाई कर सकें। तो यही हमारी टीमों ने मिलकर आपस में काम किया। कितनी टीम सर एनडीआरएफ की डिप्लॉय थी यहाँ पर 4 टीमें हमारी तुरंत पहुंच गई थी। एक टीम सबसे पहले पहुंची थी, उसके 5-10 मिनट के अंदर 3-4 मिनट के अंदर तो हमारी पहली टीम पहुंच गई थी और अगले 10 मिनट के बाद हमारी 3 टीमें अलग अलग सेक्टरों से, पास के सेक्टरों से पहुंच चुकी थी। थैंक यू सर। गीता प्रेस ने यहाँ जो शिविर लगाया था उसमें 3 सिलेंडर फटने की वजह से 4:08 पर आग लगने का एक हादसा हुआ। हमारी फायर सर्विस, फायर ब्रिगेड और उसके अधिकारी, एडीजी मेला, आईजी मेला, मेला अधिकारी, इन सभी के निर्देशन में 4:08 पर आग लगी और 4:11 पर यहाँ फायर सर्विस के टेंडर्स, फायर फाइटर्स स्थल पे पहुंच गए थे। ये शिविर अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस से संयुक्त रूप से लगा हुआ है। लगभग 180 कॉटेज बने हुए थे और हमने बहुत सावधानी से बनाए हैं और सबको मना किया गया है कि किसी प्रकार का अग्नि का कोई काम न करे और वो चल रहा है बिल्कुल नियमित रूप से। जहां हमने बाउंड्री लगाई है यानी कि पश्चिम की ओर, उस तरफ सर्कुलेटिंग एरिया घोषित किया गया था कि लोग गंगा नहाएंगे। पता नहीं प्रशासन ने किनको वो दे दिया, पंडों को जिसको भी दिया, उस तरफ से वो अग्नि की कोई चीज हमारे इस तरफ आई और फिर वो चिंगारी बन करके धीरे धीरे करते हुए हमारे सारे खत्म हो गए कॉटेज, कुछ भी नहीं बचा।
भगवान कृपा से कोई जान की हानि नहीं हुई, कि करोड़ों का माल गया वो अलग बात। इसी बीच रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी और अहम अपडेट। शादी के बंधन में बंधे हैं नीरज चोपड़ा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमानी संग नीरज चोपड़ा ने 7 फेरे लिए। शादी के बंधन में बंधे हैं नीरज चोपड़ा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम अपडेट। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली। शादी की ये तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की हैं। हिमानी संग 7 फेरे लिए। शादी के बंधन में बंधे हैं ओलंपियन नीरज चोपड़ा। ये बड़ी और अहम जानकारी। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमानी संग 7 फेरे लिए हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने शादी कर ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने तस्वीरें साझा की हैं। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, उनके शादी समारोह की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। शादी के बंधन में बंधे हैं नीरज चोपड़ा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमानी संग उन्होंने 7 फेरे लिए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। शादी के बंधन में बंधे हैं नीरज चोपड़ा। गोंडा के बेलसर ब्लॉक के पकवान गांव व ताराडीह ग्राम प्रधान के खिलाफ जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने 10 जनवरी को एफआईआर के आदेश दिए थे, लेकिन करीब 7 दिन बीत गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। आपको बता दें कि गौशाला में मिली लापरवाही को लेकर जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने नाराजगी जताते हुए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान व केयरटेकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन रसूखदारों के आगे डीएम के आदेश का पालन करने में अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी बेलसर को 2 बार पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाई। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ में किए गए व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की सराहना भी की, जिस पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। करोड़ों लोग इस अद्भुत महाकुंभ में आने वाले हैं। देखिए, व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो व्यवस्था तो कुंभ में जिस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। और मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे कहते हैं वो यहाँ दिख रहा है। विकास भी और विरासत भी। ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति, हमारा विचार है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा कुंभ, जिससे हमारी हजारों सालों की संस्कृति को याद दिलाता है, एक सद्मार्ग की तरफ ले जाता है, भाईचारा की तरफ लेके जाता है, वसुदेव कुटुंब की भाव याद आता है। करोड़ों लोग इस कुंभ में आने वाले हैं और उन करोड़ों लोगों के भाव देखिए आप। और माँ गंगा जिस तरह से उन पर अपना प्यार, लाड, दुलार जब डुबकी लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए आता है, उसके बाद कितना आनंद आता है। ये आनंद के क्षण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने संस्कृति के भाग बने, हमारे साधु संत महंत मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, उनके दर्शन इस कुंभ में होते हैं। कितने लोगों के दर्शन है। निश्चित रूप से मैं आया हूं, मैंने देखा है, सुबह मैंने कुंभ में स्नान किए हैं। मैं अभिभूत हूं कि हमारी देश की संस्कृति का ये दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ये अगर मिलेगी तो हमारे इस भारत देश में मिलेगी और इस सनातन संस्कृति में ये बातें मिलेंगी। निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी है। आज मैं कई हमारे महामंडलेश्वर संतों से भी मिला हूँ। मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए कि उन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए जिस तरह से हमारी
केंद्र की सरकार हो या कहीं भी प्रदेश के राज्य की सरकारों काम कर रही है और उसके संदेश के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी सभी को संदेश दे रहे हैं और हमारी इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के भव्य महाकुंभ में इन दिनों कई साधु संत चर्चा का खास विषय बने हुए हैं। इतना ही नहीं, साधुओं के साथ साथ महाकुंभ में अपनी आंखों को लेकर चर्चा का विषय बनी युवती भी बेहद प्रसिद्ध हो रही है। दरअसल महाकुंभ में रुद्राक्ष और मोती की माला बेचने आई युवती को जिस किसी ने भी देखा वो देखता ही रह गया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट तैयार की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। महाकुंभ में जहां अजब गजब बाबा आ रहे हैं तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र की। आप देख सकते हैं यहाँ पर रुद्राक्ष की ये माला बेच रहे हैं और अगर हम बात करें इस परिवार के लोगों की आंखों की तो इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि जिनकी जो आंखें हैं, हम आप कैमरा पर्सन कहेंगे जूम करके दिखाएं, जो आंखें हैं इनकी सब सेम है। ये बताइए, आप लोग एक ही परिवार से हैं सारे लोग, जिसकी आंखें वो सबकी सेम, ऐसा कलर एक है, इसके पीछे क्या कारण, क्या मालूम। फिलहाल और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो माला बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबकी आंखों के कलर एक है और इन दिनों मेले में चर्चा का विषय है। फिलहाल बात करने की कोशिश करते हैं क्या इसके पीछे वजह है, क्या खास मकसद है, और यहाँ पर बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग भुसावल से आए ना, सब लोग कहाँ से हैं? अच्छा, जितने लोग आप लोग बेच रहे हैं यहाँ पर, सबकी आंखें एक कलर की, ऐसा क्यों? वो भगवान की देन है, हमारी देन नहीं है। एक ही परिवार से? एक ही परिवार से। महाराष्ट्र वाले अलग है, हम अलग है। आपकी जो आप लोग की कलर है वो सब कहेगी, जैसे इनकी है, यहाँ बैठी है, आप बैठी है, सबकी आंखों कलर सेम, ऐसा क्यों? वो हमको भी नॉलेज नहीं है। जिसके माँ बाप की आंखें जैसे रहेगी, उनके बेटा बेटी की भी आंखें वैसी आएगी। बात तो सही है कि रहेगी, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं, भले ही रिश्ते आपके एक जैसे नहीं है, मगर सबकी यहाँ, मगर आंखें एक कलर की। सही है, आंखें सही है, पर हमारा तो प्रॉब्लम आ गया है। आंखें के चक्कर में हम भी गए, आंखें छोड़ दी। इन दिनों चर्चा का विषय और हर कोई इनसे आगे पूछ रहा है कि आपके आंखों के रंग एक जैसे क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। फिलहाल इनका कहना है कि ये सब ईश्वर की देन है और इसमें हम क्या कर सकते हैं अगर हमारी आंखों की रंग एक जैसे हैं। मगर यहाँ पर जो रुद्राक्ष की माला और अन्य चीज बेच रहे हैं, उनके अगर आंखों के रंगों की बात करी जाए तो सभी की आंखों के रंग एक है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भव्य महाकुंभ की न केवल उत्तर प्रदेश में ही बल्कि पूरे दुनिया में चर्चा की जा रही है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग संगम नगरी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में स्नान करने के बाद श्रद्धालु वाराणसी भी पहुंच रहे हैं। वहीं वाराणसी जिला प्रशासन ने नाव के किराए के लिए नई कीमतें तय की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाराणसी जिला प्रशासन ने नाव के किराए को नए सिरे से तय किया है। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में भाग लेने के बाद बहुत से श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ऐसी शिकायतें मिली थी कि नाव की सवारी के लिए ज्यादा रुपए वसूले जा रहे हैं। इस वजह से उन्हें कीमतों को तय करना पड़ा। इसमें आए दिन इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती थी कि नाविकों के द्वारा मनमाना किराया वसूल किया जाता है और अभी वर्तमान में महाकुंभ भी यहाँ पे हो रहा है, तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आवागमन ज़्यादा होगा। उसको देखते हुए नगर निगम वाराणसी के द्वारा नाविक संगठनों से वार्ता करने के बाद एक आम सहमति बनी है, जिसमें नाव का किराया निर्धारित कर दिया गया है। क्या किराया रखा गया है? जैसे इसमें 80 घाट से एक लास्ट हमारा 80 घाट से लेकर नमो घाट तक है, तो इसमें 345 रुपया प्रति व्यक्ति है और हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक अगर आप एक प्रति व्यक्ति 125 रुपये है। कुछ नाविकों ने प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। ये बहुत अच्छा पहल किया गया है नगर निगम द्वारा और हम लोग में एक बैठक भी हुई थी निषाद समाज से, तो ये 2023 में हम लोग का रेट ये तय हुआ था। तो आज तो खैर कुंभ मेला आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का रेट एकदम सही है। और जो यात्री जो सैलानी आते हैं जिसको रेट बोर्ड नहीं मालूम था, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर भी हैं, बहुत सारे दलाल भी हैं जो कस्टमरों को घुमा करके घाट पे लेके आते थे और नाव अड्डे तक अड्डे करके वो अपना आधा पैसा लेके जा रहे थे। मगर अब यात्रियों को कोई दिक्कतें नहीं होंगी कि घाट पे हर घाट पे रेट बोर्ड लग गया है, तो रेट बोर्ड के हिसाब से जो यात्री नाव पर जाएंगे वो कम से कम में अपना घूमेंगे, हमें उनको कोई दिक्कतें भी नहीं होंगी। वाराणसी आए पर्यटकों ने भी इस फैसले के लिए प्रशासन की तारीफ की है। नगर निगम ने जो किया वो सही किया है,
कारण है कि पब्लिक कहाँ से आ रहा है, क्या रेट में आदमी बात कर रहा है। अब तो फिक्स रेट है, उसी रेट के अनुसार आदमी चलेगा। आदमी अपना मन को एकदम मोटिफाई करके चलेगा कि नहीं, हमको इस रेट में यहाँ से वहाँ तक जाना है। लेकिन कुंभ में भीड़ आ रही है तो ये बहुत ज़रूरी था। ये कुंभ के लिए भी जरूरी है और हमेशा के लिए हो गई, जरूरी, सब सही है। महाकुंभ में स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वाराणसी आने की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन ने टोल फ्री नंबर 1533 भी शुरू किया है। इस नंबर पर श्रद्धालु 24 घंटे फोन कर मदद ले सकेंगे। आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल विभाग में एक्सटेस रोबोटिक्स ने फुर्तीला रोबोट स्वान M2 रोबोट विकसित किया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। यह रोबोट सुरक्षा बलों के साथ साथ जोखिम भरे काम के लिए बेहद ही मददगार साबित होगा। इसके अलावा इस रोबोट को व्यावसायिक निर्माण के लिए भी खास तैयार किया गया है। वहीं रोबोट बनाने वालों का दावा है कि यह रोबोट ऐसे काम कर सकता है जो इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक होते हैं। आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल विभाग में एक्सटेरा रोबोटिक्स ने फुर्तीला रोबोट स्वान M2 विकसित किया है। ये रोबोट व्यावसायिक निर्माण के लिए तैयार है। रोबोट बनाने वालों का दावा है कि स्वान M2 ऐसे काम कर सकता है जो अमूमन इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। ये रोबोट सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की काफी मदद कर सकता है। इससे निगरानी और यहां तक कि खोज और बचाव जैसे काम भी लिए जा सकते हैं। स्वान M2 पहले से विकसित एक रोबोट का उन्नत संस्करण है। पुराने रोबोट को स्वान M1 के नाम से जाना जाता है। स्वान M1 जो था उसके पास केवल लेग्स थे, वो केवल एक जगह से दूसरे जगह तक बस मोबाइल प्लेटफॉर्म की तरह मूव कर सकता था। बट अभी तक क्या था कि इंडस्ट्रीज़ में कई सारे ऐसे यूज़ केस है जहाँ पे जाके कुछ टास्क करने पड़ सकते हैं, जैसे डोर खोलना हो सकता है या कोई चीज़ पिक एंड प्लेस करना हो सकता है। तो इसमें नया ये है कि हम लोगों ने एक रोबोट आर्म कोबॉट C1 बनाया है, जो कि उस पर अटैच करके कोई भी मैनिपुलेशन टास्क करना हो वो कर सकता है इंडस्ट्री में। और बॉर्डर एरियाज़ में ये इंस्पेक्शन के पर्पज़ से भी यूज़फुल है। पेट्रोलिंग हो गया, एक मिलिट्री पर्सनल हमेशा पूरा बॉर्डर एरिया में एक तरह से गश्त लगाता रहता है, उस जगह पे उनको हेल्प करने के लिए ये रोबोट असिस्ट कर सकता है और वहाँ से सारे विजुअल फीडबैक्स दे सकता है। अविनाश भास्कर बताते हैं कि गश्त लगाने में मदद देने के अलावा स्वान M2 बंधक संकट जैसे आतंकी हालात में भी उपयोगी होगा। इसको मिलिट्री में इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई एम्बुश कंडीशन है जहाँ पे कुछ लोगों को बंदी बनाया गया है, उस जगह में एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर इस रोबोट को अंदर भेज सकते हैं बिना किसी हार्म के, और वहाँ से वो रोबोट पता करके आ सकता है कि कितने लोग हैं वहाँ पे, क्या खतरे आ सकते हैं सामने। फिर उसके बाद से अपना जो ह्यूमन फॉर्म है मिलिट्री का, वो जाके वहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सकता है व्हाटएवर। इसके अलावा रोबोट को उद्योगों में कुछ जोखिम भरे महत्वपूर्ण काम के लिए भी डिजाइन किया गया है। पिक्चर्स हुआ, टेम्परेचर, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ लगा हुआ है उन सभी इंस्ट्रूमेंट का पूरा मॉनिटरिंग करना, टेम्परेचर देखना और वही हेल्थ मॉनिटरिंग। कुछ गड़बड़ी हो सके, ये ऑयल और गैस टाइप की फैक्ट्रीज में जहाँ पे हजार्डियस है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो सकते हैं या पावर सिस्टम जहाँ पे ये बिजली निर्माण का काम होता है। रोबोट थर्मल और RGB आधारित कैमरों से लैस है। इससे इंसानों का पता लगाना आसान होगा। ये 5 किलोग्राम का पेलोड भी ले जा सकता है। बैटरी से चलने वाले रोबोट की कीमत करीब 20 लाख रुपए होगी।